कार्यक्रम की। सबसे पहले कार्यक्रम में बात करते हैं विज्ञान और किसान की। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कोविड-19 या फिर कहा जाए कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति हमने देखी, और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों की भी अगर बात की जाए, काफ़ी बुरा असर इसका देखा गया उनके जनजीवन पर, अर्थव्यवस्था पर। लेकिन हमारे देश में जो असर है कम से कम पड़ सके, इसके लिए सरकार शुरुआत से ही गंभीर रही, और लॉकडाउन के दौरान भी जो किसान हैं, कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कुछ रियायत दी गई। और ख़ासतौर से संकट से उबरने के लिए आपको बता दें 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके जरिए देश जो है आत्मनिर्भर हो सके। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास इसमें रहा, और इसी कड़ी में अगर बात की जाए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की जिससे देश हमारा आत्मनिर्भर हो सके। कोविड-19 के कारण देश को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने तथा देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज, जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकेगा, की घोषणा की है, जिसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र का भी। इस पैकेज के माध्यम से कृषि क्षेत्र किस तरह आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देगा, इस विषय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हमें विस्तार से बताया। संकट के इस दौर में कृषि के क्षेत्र ने अपने आप को पूरी तरह गतिमान रखा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने गांव और कृषि की अर्थव्यवस्था में नुकसान न हो इस बात की चिंता की। जो आवश्यक छूट प्रदान करनी चाहिए थी वो सब छूट दी। श्री तोमर ने ये भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र किस प्रकार लाभान्वित होंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। छोटी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये यूनिट गांव तक पहुंचेगी, और गांव में छोटी प्रोसेसिंग यूनिट को एफपीओ भी लगा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लगा सकती है, कुछ किसान मिलके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपया रखा है, इससे इंडस्ट्री बढ़ेगी और किसान का जो उत्पादन है वो प्रोसेसिंग होगा, पैकेजिंग होगा, लेबलिंग होगा। इससे किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताते हुए श्री तोमर ने आगे कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा वायरस से इस जंग में आगे निकलने में कृषि क्षेत्र अपना पूरा योगदान देगा। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की।
किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि स्टार्टअप की अगर बात की जाए, इसमें आपको हम बताते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो विकास के पहिए पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर से हमारे छोटे और जो सीमांत किसान हैं कैसे रोजगार सृजन में भी उनको इसके ज़रिए फ़ायदा मिल रहा है। तो आइए देखते हैं आज ऐसे ही कुछ किसानों की ये कहानी। तौर पर हमारे देश में खेती को ऐसा पेशा माना जाता है जहां कठोर परिश्रम के बाद भी गरीबी में जिंदगी ढोनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों ने केले की खेती से खासा धन कमाकर इस मिथ को तोड़ा है। मूल रूप से तटीय इलाकों का पौधा होने के बावजूद केला उत्तर प्रदेश के तराई जिलों बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, लखीमपुर आदि में कई किसानों को समृद्धि व प्रतिष्ठा दिला रहा है। इन जिलों के कई किसानों ने टिश्यू कल्चर केले की खेती को अपनाकर एक नई कृषि व्यवसायीकरण की परंपरा की शुरुआत की है। केले की खेती के सहारे प्रदेश में नायक बनकर उभरे एक किसान है बाराबंकी के तेजवापुर ग्राम के किसान नवनीत वर्मा। वर्मा कहते हैं पहले वे पारंपरिक खेती से ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पारंपरिक कृषि से नवनीत वर्मा को लाभ का अभाव लगने लगा। जब वे दूसरे राज्यों में गए और वहां की कृषि को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि पारंपरिक खेती में उन्हें लागत के मुकाबले मुनाफा काफी कम हो रहा है। मैं 18 वर्षों पूर्व से इस केले की खेती कर रहा हूं और मैं पहले पारंपरिक खेतियां करता था, धान, गेहूं, अरहर, चना, मटर जैसी खेतियां करता था, सरसों की खेती करता था। उसके बाद में वह उसमें लाभ कम हो रहा था। हमने इसकी तरफ रुझान किया, हम बाहर गए, घूमे, देखे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और का दौरा किया। तो हमारी समझ में आया कि हम केले की खेती करें तो ज़्यादा बढ़िया हमको रिजल्ट मिल सकता है और 18 वर्ष पूर्व हमने इसकी खेती करना शुरू किया। 18 साल पहले नवनीत वर्मा ने आधे एकड़ खेत में देसी केले के पौधे के साथ शुरुआत की और आज वे आधा एकड़ भूमि को 14 एकड़ भूमि में फैला चुके हैं। नवनीत वर्मा की मेहनत उनके खेतों में लगी फसलों से साफ झलकती है। उनके इस फैसले को गांव के कई और किसानों ने भी सराहा और अपनाने का मन बना डाला। सबसे पहले हम आधे एकड़ से शुरुआत किए थे और आज हम इसकी फार्मिंग 14 एकड़ पे कर रहे हैं और हमें इससे बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। और यहाँ के पड़ोसी गांव के और हमारे साथी लोग किसान वो भी इसी के साथ जोड़ते गए और वो भी जुड़ते गए और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बाराबंकी के किसान नवनीत वर्मा की किस्मत केले की खेती से बदल गई है। केले की खेती से मिले लाभ के बारे में बताते हुए वर्मा कहते हैं कि प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए तक की लागत आती है, जिससे कि वे 3 से 3.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं। इसमें 1 एकड़ की लागत लगभग 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ की इसमें लागत आती है और शुद्ध मुनाफा लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए अच्छी फसल पे हो जाता है। इसी को देखते हुए सारे और किसान भी जुड़ते गए और यहाँ अब काफ़ी लोग किसान इसी खेती को अपना रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज के समय में नवनीत वर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हर दिन उनके पास कोई ना कोई किसान खेती के गुण सीखने के उद्देश्य से आता है। हाँ, अपने हम किसान साथियों को अपना एक ये संदेश देना चाहते हैं
कि जो किसान सिर्फ धान गेहूं की खेती कर रहे हैं, कोई नगदी फसल की खेती अगर नहीं कर रहे हैं तो धान गेहूं के साथ साथ थोड़ा क्रॉप में चेंजिंग लाएं और केले की खेती करें, और इसमें धान गेहूं की अपेक्षा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम भी यही पहले सोचते थे, आधे एकड़ से शुरुआत करके धीरे धीरे अपने साथियों को जोड़ते हुए, और इसी से काफ़ी आगे बढ़ाई है हमने अपनी खेती। नवनीत वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान हमारे देश की कृषि को और बेहतर बनाने में निरंतर प्रयासरत हैं। उन्हीं के अतुलनीय योगदान से हमारा देश का किसान आज संपन्न है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं आपके लिए फार्मिंग इंडिया में क्या है खास। फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत भागीदारी मोड के माध्यम से लिटिल अंडमान के जनजातीय गांव हरमिंदर खाड़ी में कंद फसल आधारित खेती प्रणाली पर वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक प्रयास शुरू किया है। संस्थान ने कंद फसल आधारित कृषि प्रणाली के प्रदर्शनों को संचालित करने के लिए 10 जनजातीय किसानों का चयन किया। 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के प्रत्येक किसान के खेत का चयन किया गया। चयनित किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से कंद फसल आधारित कृषि प्रणालियों के बारे में जागरूक किया गया और जिमीकंद, अदरक, गुइयां अथवा अरबी की रोपण सामग्री के साथ 3 से 4 महीने की उम्र के 3 शूकर के बच्चों की आपूर्ति की गई। फसलों को मई माह में लगाया गया था और रोपण के 8 महीने बाद काटा गया था। फसलें प्राकृतिक खेती के तरीकों के तहत बिना किसी अतिरिक्त खाद और उर्वरक के उगाई गईं। कंद फसल आधारित कृषि प्रणाली के परिणाम स्वरूप सकल और शुद्ध लाभ साथ साथ अनुपात में भी वृद्धि हुई। 6 बागानों में और प्रदर्शन किए गए, जिसमें 0 से 2 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल थे। ये प्रदर्शन ट्यूहेट में किए गए, जिसका अर्थ है एक ऐसा संयुक्त परिवार कृषि प्रणाली जहां समुदाय के स्वामित्व वाली भूमि पर संसाधनों और उत्पादों को साझा किया जाता है। 0 से 2 हेक्टेयर मॉडल में कंद फसल आधारित कृषि प्रणाली के प्रदर्शनों से पता चला है कि प्रत्येक ट्यूहेट की शुद्ध आय 42,200 रुपए से बढ़ाकर 1.33 के बीसी के साथ और 1,32,820 रुपए से बढ़ाकर 2.08 के बीसी के साथ कर दी गई थी। उनकी पारंपरिक प्रणाली में 295 कार्यदिवस प्रति हेक्टेयर की तुलना में कंद फसलों पर आधारित कृषि प्रणाली में रोजगार सृजन का अनुमान 510 कार्यदिवस प्रति हेक्टेयर लगाया गया था, जो रोजगार सृजन में हुई वृद्धि को दर्शाता है। लिटिल अंडमान के जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन को 70% तक बढ़ाने के साथ साथ जनजातीय किसानों की आय को तिगुना करने के लिए इस प्रणाली को संचालित किया गया। प्रणाली की क्षमता द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त आय, रोजगार और खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि प्रदान कर रही है।
आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कृषि दर्शन में बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की, यानी इस महीने के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मई में ध्यान देने वाली बातें। मई माह में अधिक तापक्रम होने की संभावना रहती है। साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी प्रायः होती है। गर्मी जनित रोगों के फैलने से पशुओं में तापघात, जल और लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप और लू से बचाने के उपाय करें। चारे का संग्रहण और उसकी समय पर खरीद कर सकें, ऐसे उपायों के बारे में सोचें। पशुओं में लवणों की कमी न होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बाटे में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। पशुओं को संतुलित आहार दें, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। चिंचड़ों और पेट के कीड़ों से पशुओं के बचाव का उचित प्रबंध करें। चारे के लिए बोई गई चरी, मक्का और बहुऋतुजीवी चारा घासों की कटाई करें। इस माह में भेड़ से ऊन कतरने का कार्य करें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया की। जी हाँ, ट्विटर पर किस तरीके से कृषि क्षेत्र और खेती को लेकर क्या कुछ खास ट्वीट किया गया है, आइए साझा करते हैं ये जानकारी भी। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कृषि से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में कई घोषणाएं की हैं। इसमें कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी से जुड़ी घोषणाएं भी शामिल हैं। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की निधियों का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों के साथ साथ वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन और मृदा व आर्द्रता संरक्षण के कामों में किया जाएगा। इनके अलावा वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में भी इन निधियों का उपयोग होगा। भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए तक की इन योजनाओं को तत्काल स्वीकृति देगी। इससे शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता देगा। ये असमान रूप से आवंटित और मांग के अनुसार प्राप्य होगा। ये 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त राशि है जो क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा दी जाएगी। इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। साथ ही इससे उनकी रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा जरूरतें पूरी होंगी।
तो फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम ऐसे ही लाते रहेंगे और चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल ID नोट कर लीजिए। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और आपकी प्रतिक्रिया का भी। फिलहाल के लिए आज इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।